हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। आज स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट की सेकंड क्लास। इससे पहले एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर किया गया है और आप देखेंगे तो सेक्शन 1 डेफिनेशन क्लॉज, सेक्शन 2 और इसके अलावा जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जैसे कि 4 शेड्यूल्स हैं उनके बारे में, कमेंसमेंट डेट और ये सारी चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये सब कुछ आपका प्रीवियस वीडियो में शेयर किया गया है। तो आज हम कंटिन्यूएंस में स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 3 से। और वीडियो के लास्ट में, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मैं यहाँ पे भी दिखा देती हूँ कि वीडियो के लास्ट में भी हम कुछ MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 3। इसके पहले एक बार रिवाइज करेंगे थोड़ा सा जो जो अभी तक पढ़ा है। तो इसमें सेक्शन नंबर 2 काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, जो कि डेफिनेशन क्लॉज थी। और डेफिनेशन क्लॉज में जो पहली डेफिनेशन है दैट वाज अकोमोडेशन। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था। अकोमोडेशन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। देखिए अकोमोडेशन में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और क्या चीज़ एक्सक्लूड होती है। इस पर आपको एक MCQ में क्वेश्चन मिलेगा। तो इंक्लूड क्या क्या होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे ओपन स्पेस है, ठीक है, राइटिंग आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ओपन स्पेस हो गया, स्टेयर केस यानी जो सीढ़ियाँ होती हैं, ग्राउंड्स हो गए, गार्डन, गैरेज एंड ऑल फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। और भी सारी फैसिलिटी या एमिनिटी जो कि अग्रीमेंट का पार्ट, एग्रीमेंट में इंक्लूडेड होती है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं अकोमोडेशन में। ठीक है, और क्या इंक्लूड नहीं होता, जो भी लैंड यूज़ किया जाता है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, खेती के लिए जो भी लैंड यूज़ किया जाता है वो अकोमोडेशन की डेफिनेशन में यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा। सो सेक्शन 2(1) दैट इज़ अकोमोडेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। उसके अलावा आप देखेंगे तो सेक्शन 2(2) है, ये ध्यान रखना है, अग्रीमेंट की बात करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अगर आप सिर्फ ये ध्यान रखेंगे 2(2) में अग्रीमेंट है कि यहाँ से काम चल जाएगा। और 2(3) में क्या था, आपका डिस्ट्रिक्ट था। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है दैट इज़ 2(4). किस बात की डेफिनेशन थी वो, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। ठीक है, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं, जो कि 12 महीने के पीरियड में यानी 1 साल के पीरियड में तीन बार या उससे ज़्यादा बार किराया नहीं देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर। तो ये 2(4) में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 2(5), ये आपको पढ़ना है, किसके साथ पढ़ना है, जो सबसे लास्ट डेफिनेशन है दैट इज़ 2(14), उसके साथ आपको पढ़ना है। 2(14) में क्या है, 2(14) में टेनेंट है और 2(5) में लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड क्या थे ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी। ठीक है, इसके बाद एक डेफिनेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ 2(9). 2(9) में क्या है, रेंट डिफाइंड है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और MP का जो लोकल एक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत आप समझ लीजिए 90% चीज़ें उसमें एकदम सेम है। तो MP का जो लोकल एक्ट है उसमें रेंट कहीं भी नहीं डिफाइंड है, बट छत्तीसगढ़ के एक्ट की ये स्पेशलिटी है कि रेंट टर्म इज़ डिफाइंड इन दिस एक्ट। ठीक है, तो कहाँ पे है, सेक्शन 2(9). उसके अलावा 2(10) देख सकते हैं। 2(10) काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, रेंट कंट्रोलर के बारे में बात करता है। और उसी के साथ साथ आपको 2(11) देखना है जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में बात करता है। ठीक है, और 2(13) एक और दो जो कि सोशल न्यूसेंस के बारे में बात करता है, जिसको उपापाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। 2(1) हो गया, 2(2) देख लेंगे, 2(3), 2(4) इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2(1), 2(2), 2(4), 2(5), 2(14). ठीक है, 2(9) इज़ इम्पॉर्टेंट, 2(10), 11 एंड 2(13). तो ये रिवीजन रहा आपका प्रीवियस क्लास का। उसके अलावा मैंने शेड्यूल्स के बारे में आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे इस समय शेड्यूल में 4 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4। शेड्यूल 1 और 2 ये मैंने इस तरह से लिखा है, राइट्स के बारे में बात करता है। तो शेड्यूल 1 बात करता है टेनेंट के राइट के बारे में, शेड्यूल 2 लैंडलॉर्ड के राइट के बारे में। और ऑब्लिगेशंस का शेड्यूल, लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 3 और टेनेंट के ऑब्लिगेशन शेड्यूल 4। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, जो कि स्टार्ट है आपका फ्रॉम सेक्शन नंबर 3। ओके, सो देखिए सेक्शन नंबर 3 बात कर रहा है यहाँ पे एग्जेम्पशंस की। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम द रेंट कंट्रोल एक्ट। क्या क्या चीज़ें, एकोमोडेशन, कुछ ऐसा एकोमोडेशन या बिल्डिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको बैरक में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसमें मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं ताकि सेक्शन हमें याद रहे, क्या दिया है वो पता रहे। ठीक है,
तो एकोमोडेशन, बिल्डिंग एक्सेट्रा जो कि कोई सरकार उसको ओन करती है ना, तो ऐसी चीज़ें एग्जेम्प्ट रहेंगी फ्रॉम द रेंट कंट्रोल एक्ट। नेक्स्ट आते हैं हम आपका सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 बात करता है टेनेंसी एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। टेनेंसी एग्रीमेंट क्या होता है, पहली चीज़ तो ये कि एक नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है। किसको ऑब्स्टेंट, किसको नॉन, यानी किसको ओवरराइड कर रहा है, सेक्शन 107 टीपीए को। ठीक, और इसमें क्या लिखा हुआ है, टेनेंसी टू बी मेड ओनली इन राइटिंग। सेक्शन 107 टीपीए आपका ये कहता है कि टेनेंसी जो है वो ओरल भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्योंकि 107 को ओवरराइड कर रहा है, तो यहाँ पे रेंट कंट्रोल एक्ट में क्या है कि आपकी टेनेंसी जो है वो ये मस्ट कंडीशन होती है कि राइटिंग में ही होनी चाहिए। ठीक है, आपको टेनेंसी ओरली नहीं कर सकते, आपको लिखित देनी ही देनी है, इसीलिए ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है ऑन सेक्शन नंबर 107 ऑफ टीपीए। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखिए बेरैट की लैंग्वेज नहीं लिखी है, यहाँ पे मैंने अपनी लैंग्वेज लिखी है ताकि इजी पड़े आपके लिए, और इसीलिए आप देखिए इस तरह से यूज़ किया है। सबसेक्शन 2 क्या बोलते हैं, सबसेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो सबसेक्शन 2 में उस टेनेंसी की बात की गई है जो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले अगर कर ली गई थी, है ना, यानी किसी किराएदार ने मकान मालिक से लैंडलॉर्ड से, यानी टेनेंट ने लैंडलॉर्ड से टेनेंसी पे घर ले लिया था इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले ही, तो उसकी बात कहाँ पे है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 में। अब इसका ए क्या बोलता है, देखिए अ रिटन एग्रीमेंट वाज ऑलरेडी मेड। ऐसे में क्या हुआ कि रिटन एग्रीमेंट पहले ही बना दिया गया था, तो उससे आपको कुछ नहीं करना है, उसको आपको रेंट कंट्रोलर के सामने ला के फाइल कर देना है। अब मान लो ऐसा होता है कि कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया गया था, और सेक्शन 4 ये मैंडेट करता है कि आपको टेनेंसी राइटिंग में ही होनी चाहिए, तो अब आपको क्या करना है, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल इंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट एंड फाइल इट बिफोर द रेंट कंट्रोलर। अगर आपने पहले रिटन एग्रीमेंट नहीं बनाया था टेनेंसी को लेके, तो अब आप उसको रिटन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे और फिर आप उसको रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल कर देंगे। उसका प्रोवाइज़ो देखिए क्या बोलता है, प्रोवाइज़ो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइज़ो कहता है दैट इफ़ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट फेल टू कंप्लाई विद द अबव कंडीशंस। ये जो कंडीशंस दी गई थी, यानी यहाँ आपको 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तो बोला गया कि आपको जो भी टेनेंसी है वो राइटिंग में करनी है। अगर आपने राइटिंग में नहीं किया है, मान लीजिए राइटिंग में इस एक्ट के कमेंसमेंट के पहले से करके रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको रेंट कंट्रोलर के सामने सबमिट करिए। और अगर मान लीजिए राइटिंग में नहीं किया हुआ है, तो अभी भी टाइम है, आप उसको दोनों पार्टीज़ यानी लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट उसको राइटिंग में रिड्यूस करके फिर रेंट कंट्रोलर के पास उसको फाइल कर दीजिए। प्रोवाइज़ो क्या बोलता है कि अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये इन दोनों में से कोई भी काम नहीं कर पाते हैं, तो भी उनके पास एक रास्ता है, वो क्या कर सकते हैं कि सेपरेटली, यानी लैंडलॉर्ड अलग से ये बताए कि हाँ मिस्टर ए हैं जिनको मैंने अपने यहाँ टेनेंट रखा है और ये किराया है, इस पे हमने इनको एज अ टेनेंट अपने यहाँ रखा है, ये जाके रेंट कंट्रोलर के सामने सबमिट करें। और दूसरे ऑन द अदर हैंड क्या होगा कि जो टेनेंट है वो भी सेपरेटली अपना एक रेंट एग्रीमेंट बना के कि मैं इस वाला आदमी के यहाँ ही इज़ माई लैंडलॉर्ड और उनके यहाँ मैं इस रेंट पे इस प्रोमाइसिस में रह रहा हूँ, ये जाके बनाए और रेंट जो कंट्रोलर है उनके सामने सबमिट करें, उनके सामने फाइल करें, बस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे तरीके बताए हैं। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको जो भी अपना टेनेंसी का अग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में देना है। आप नहीं दे पाए तो आपके पास कई तरीके हैं, 1, 2 और प्रोवाइज़ो भी एक नया तरीका बताता है कि आपको लैंडलॉर्ड की या टेनेंट की ज़रूरत ही नहीं, आप इंडिविजुअली भी जाके रेंट कंट्रोलर के सामने फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई टेनेंसी एग्रीमेंट की बात। अब आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है सेक्शन 5 का, रेंट टू बी अग्रीड, यानी कितना रेंट दिया जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, द रेंट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेएबल फॉर एमिनिटीज़ विच मे बी अग्रीड अपॉन सेपरेटली एंड शैल बी पेएबल अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि जैसे जो घर है उसमें जो सेपरेट एमिनिटी है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है, या वाटर बिल हो गया, तो ये सारी चीज़ें रेंट में इंक्लूडेड नहीं है, इनको सेपरेटली आपसे ले सकता है लैंडलॉर्ड, वो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। और रेंट आपको पेकअप करना है 15th डे ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, जो 15 तारीख होती है हर महीने को, उस तारीख को आपको रेंट पे कर देना होगा, ये बताता है सेक्शन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे एक्ट में। इन इंस्टीट्यूशंस के इर्द गिर्द की सारी कहानी घूमती है। इंस्टीट्यूशन 2 तरह के, एक है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल
इसमें आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ने, सेक्शन 6 एंड 8, और दूसरा है रेंट कंट्रोलर, इसमें आपको देखना है सेक्शन 7 एंड 9, और इसके अलावा एक और सेक्शन है सेक्शन नंबर 10 जो इन दोनों की बात करता है। तो कौन कौन से सेक्शन यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को लेकर इंपॉर्टेंट हो गए, सेक्शन नंबर 6, 8 एक ब्लॉक ये बना, सेक्शन 9, 7 एंड 9, और एक है 10 जो कि इन दोनों में कॉमन है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम पहला सेक्शन दैट इज़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, सेक्शन नंबर 6। ओके, तो सेक्शन नंबर 6 पहली चीज़ तो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है सेक्शन नंबर 6। तो क्या बताता है, पहली चीज़ तो कौन बनाएगा रेंट कंट्रोल, आरसीटी बोलेंगे इसको हम। ठीक है, आरसीटी को कौन कंस्टिट्यूट करता है, कौन बनाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। आपका एक क्वेश्चन यहीं से बनता है दैट हु कंस्टिट्यूट द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। कब बनाएगा, जब ये एक्ट कमेंस हुआ था उसके 30 दिन के अंदर। तो ये आपको ये मतलब इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट इसको कंस्टिट्यूट करती है। ठीक है, और ट्रिब्यूनल के बारे में कहाँ दिया हुआ है, 323B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रिब्यूनल का नाम क्या होगा, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस क्या होगा इस ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट करने का, बनाने का। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल शब्दों में लिखा है टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जाहिर सी बात है जो 14 सेक्शंस और 4 शेड्यूल्स हैं उनको इफेक्ट देने के लिए, यानी उनको लागू कराने का काम कौन करेगा, दैट ये आरसीटी। ठीक है, एंड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, जाहिर सी बात है जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट उनको कौन देखेगा, आरसीटी ये काम करेगा। कंप्लेंट्स, ऑफेंसेस विद रिस्पेक्ट टू रेंट, रेंट से रिलेटेड लैंडलॉर्ड बोलता है मैंने इसको 10,000 रुपीज़ पर मंथ पे रखा है, और टेनेंट बोलता है नहीं इन्होंने तो कहा था कि मैं 8,000 ही लूँगा, अब ये बोल रहे हैं कि मैं आपसे 10,000 लूँगा। तो इस तरह का रेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है वो भी कौन डील करता है, आपका रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल यानी आरसीटी। इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टेनेंसी इश्यूज इंक्लूडिंग राइट्स, टाइटल, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। ठीक है, तो मेन आपको भी यही ध्यान रखना है, जो पीटी का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है ये पहले तो ये कि कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, और इसका पर्पस क्या है ये आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। आई डोंट थिंक ये पीटी में पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ चेयरमैन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके पीटी में आएगा। ये पीटी में संभावना होती है, जब मैं बोलती हूँ ये आएगा इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन एकदम शॉर्ट है, बस एक संभावना रहती है कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे चेयरमैन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द आरसीटी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली चीज़ तो अपॉइंट कौन करता है, जो चेयरमैन होते हैं रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के, तो उन्हें अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंट करेगी। ठीक है, और कौन हो सकते हैं, रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, और सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। तो आपको ये टर्म याद रखना है, सुपर टाइम स्केल। और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि हाई कोर्ट के जो जो रिटायर्ड जज होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर जो इस समय सर्व कर रहे हैं इन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज, या जो रिटायर हो गए हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट जज वो हो सकते हैं, बट नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्केल। आपको ये ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 4 इज मोर इंपॉर्टेंट। 3 पढ़ते हैं, द ट्रिब्यूनल शैल हैव सच मेंबर्स विद सच क्वालिफिकेशन एज अ स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि जो क्वालिफिकेशन होती है मेंबर्स की, या कितने मेंबर्स होंगे, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स और उनकी क्वालिफिकेशन, इसको कौन बताता है, तो ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर एज अ रजिस्ट्रार। अब अगर देखिए चेयरमैन तो सारे बच्चे पढ़ लेंगे कि हाँ चेयरमैन है, बड़ा आदमी है, बड़ा नाम है ना, बट रजिस्ट्रार को छोड़ देते हैं। तो आपको ये नहीं छोड़ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो करेक्ट करना। तो स्टेट गवर्नमेंट पहली चीज़ अपॉइंट करेगी। एक क्वेश्चन यहीं से बना, हु विल अपॉइंट द रजिस्ट्रार, स्टेट गवर्नमेंट। अब उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, हु शैल नॉट बी बिलो द कार्डर ऑफ अ सिविल जज क्लास 1। ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिविल जज क्लास 1 होते हैं इससे नीचे के ऑफिसर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और द रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों में से किसी एक पर्सन को एज अ रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रिब्यूनल अपॉइंट किया जा सकता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। नेक्स्ट देखिए, द ट्रिब्यूनल शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर्स एट रायपुर। वेरी इजी कि भाई इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रायपुर में होगा। और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी दूसरे प्लेस को भी
उनके हेडक्वार्टर की तरह रख सकती है कि भाई किस मैटर के लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ हियरिंग, कि ठीक है हमें सुनवाई करनी, किसी दूसरे पर प्लेस को भी वो वहाँ पे ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर सकते हैं, नॉट हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर तो सिर्फ रायपुर में ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी सच एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो देखिए कुल मिला के सेक्शन 6 में सबसे इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट पहला तो यहाँ रहा कि कॉन्स्टिट्यूट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा आपका क्या रहा है, चेयरमैन से रिलेटेड, दैट हु शैल बी द चेयरमैन, कौन इनको अपॉइंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट। कौन होएगा, यहाँ एक रिटायर्ड द रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या फिर सर्विंग या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, एक यहाँ से नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरटाइन स्केल एक ये। और ट्रिब्यूनल में मेंबर्स जो होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन और उनका नंबर ये सब स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। और ये ज़्यादा एक मतलब आफ्टर सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 4 इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो रजिस्ट्रार होते हैं वो कौन हो सकते हैं, सिविल जज क्लास 1 या फिर जो भी रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो। हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, रायपुर। तो ये देखिए सेक्शन 6 इस तरह से मैंने पूरा तोड़ के आपको बताया है कि यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन बने प्रोबेबिलिटी रहे कि वो सारे क्वेश्चन हमारे सही हों। ठीक, अब देखिए सेक्शन 7 की बात करते हैं। बहुत आसान करके मैंने यहाँ पे आपके बेयर एक्ट को लिखा है, कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आए। एक बार आप यहाँ पे समझ लेंगे, उसके बाद जो अभी ओरिजिनल बेयर एक्ट आपके पास है आप उसको देखेंगे तो ईजी होगा आपके लिए, है ना। वही डायरेक्ट लैंग्वेज अगर यहाँ पर लिख दूँ, उसको बता दूँ और फिर आप वही बेयर एक्ट देखें तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं समझ में आएगा उसमें। ठीक है, सेक्शन 7 देखते हैं। ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर, उनके इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा है, किसके, ऑफ रेंट कंट्रोलर की। तो पहली चीज़ कौन इस्टेब्लिश करता है या कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो यहाँ पे भी स्टेट गवर्नमेंट ही है। तो आरसीटी को कौन इस्टेब्लिश कर रहा था, स्टेट गवर्नमेंट। रेंट कंट्रोलर को भी कौन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वेरी इजी। कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किए जाएंगे रेंट कंट्रोलर को, जितने भी डिस्ट्रिक्ट होंगे, एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, जितने भी ज़िले होते हैं किसी राज्य में, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में, वहाँ पे आपके रेंट कंट्रोलर, एक हर ज़िले में रेंट कंट्रोलर होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेगा, द स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट 1 or more ऑफिसर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कलेक्टर एज रेंट कंट्रोलर। डिप्टी कलेक्टर जो भी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, उनके रैंक से नीचे के रैंक का कोई बंदा नहीं होना चाहिए, ये डिप्टी कलेक्टर या फिर इसके ऊपर के होंगे। और एक या एक से ज़्यादा भी आपके रेंट कंट्रोलर हो सकते हैं। ठीक है, और जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो स्पेसिफाई करेगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये भी याद रखेंगे हम। ठीक है, रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द आरसीटी। तो आरसीटी ऊपर है, रेंट कंट्रोलर नीचे है, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि आरसीटी एक ही है, कहाँ पे है, रायपुर में, राइट। और रेंट कंट्रोलर कहाँ पे, हर डिस्ट्रिक्ट में होंगे। तो ये सब लोग अपने को मतलब आंसरेबल किसके टुवर्ड्स होंगे, टुवर्ड्स द आरसीटी। तो ये आपका सेक्शन 7 रहा। अब देखते हैं सेक्शन नंबर 8 किस चीज़ की बात करता है, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द आरसीटी। तो सेक्शन 6 के साथ, इसीलिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 के साथ सेक्शन 8 को पढ़ना है। किसकी बात कर रहा है, पहले तो पावर्स बताएगा, दूसरा फंक्शंस बताएगा ऑफ आरसीटी। तो देखते हैं इसका क्या है, द रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल शैल हैव सच पावर्स एज द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन वेस्ट इन। ये वही बात है कि जो गवर्नमेंट उनको बताएगी उस वही पावर्स उनकी होंगी। कुछ पावर्स यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे इनेबलिंग एंड इंश्योरिंग द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ रेंट कंट्रोलर एट ऑल टाइम फॉर ड्यू फुलफिलमेंट। यानी उनको पहले जो आरसीटी होती है जो रायपुर में है, उसको ये देखना है कि जितने रेंट कंट्रोलर्स हैं वो पहली चीज़ हर डिस्ट्रिक्ट में है कि नहीं, और अगर वो अपॉइंटेड है तो वो एक्टिव है कि नहीं वहाँ, मतलब वो एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं। ठीक है ना, तो ये इंश्योर करना किसका काम है, आरसीटी का। और क्या काम है, फंक्शन, एक और फंक्शन बताया गया है, फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी टू कंसिडर एप्लीकेशंस ऑफ ऑल पर्सन्स अग्रीव बाय द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलर। अब रेंट कंट्रोलर के ऑर्डर से कोई पर्सन अग्रीव है तो वो अपील के में जाएगा। अपील में कहाँ पे जाएगा, आरसीटी। ठीक है, अच्छा कल की क्लास में क्या था, मैंने आपको ये बताया था सेक्शन 13 डील करता है अपील से। तो उसमें एक मैंने सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 बताया था कि जितनी भी अपील्स होती हैं आरसीटी से वो डायरेक्ट कहाँ पे जाती हैं, टू द सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोविज़न 2019 में अल्ट्रा वायस इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको घोषित कर दिया। नाउ इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मैं ये केस आपको देख के बताऊंगी, आई थिंक समथिंग राजेंद्र दिवाकर करके, विपिन
राजेंद्र दिवाकर या समथिंग राजेंद्र करके ये केस है 2019 का ही, उसमें सेक्शन 13(2) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया है। ठीक है, तो यानी अब जो भी अपील होगी इसमें जो भी सर्वा है दैट इज़ RCT ओनली, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, तो एक ये भी इसीलिए यहाँ पे लिखा है फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी। यहाँ से मुझे याद आ गया, टू कंसिडर एप्लीकेशंस ऑफ पर्सन्स अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलर। इसमें एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, द RCT शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज वॉज एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट इन एडजुडिकेटिंग मैटर्स। यानी RCT की यहाँ पे जो पावर है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी एज टू द हाई कोर्ट, यानी काफ़ी पावरफुल होता है आपका रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, और जो चेयरमैन होता है ऑफ द RCT वो, इसीलिए जो रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हैं उनको एज अ चेयरमैन यहाँ पे रखा जाता है, या फिर कौन, जो डिस्ट्रिक्ट जज इस समय सर्व कर रहे हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपर टाइम स्किल, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, द RCT शैल हैव पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी एज इफ़ इट वर अ हाई कोर्ट। इसीलिए RCT को इतनी पावर दी गई है कि जैसे हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, सेम वो पावर आपके रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास भी है। अगेन मैं बता देती हूँ, सेक्शन 13(2) जहाँ पे ये था कि RCT की अपील कहाँ जाती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है 2019 में। केस का नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगी, अभी मुझे बहुत थोड़ा सा याद आ रहा है, अगेन वही समथिंग राजेंद्र करके, है ना। तो बट इट इज़ टू बी रिमेंबर्ड कि सेक्शन 13(2) अब अल्ट्रा वायस है। ओके, अब हम देखते हैं सेक्शन 9, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ रेंट कंट्रोलर। सेक्शन 8 क्या था, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ RCT, ये ध्यान रखेंगे। सेक्शन 8 और 9 में कंफ्यूज नहीं होना है, ये PT में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले RCT की बात होगी, ये बड़ी अथॉरिटी है ना, उसके बाद रेंट कंट्रोलर की बात होगी। पावर्स एंड फंक्शंस PNF ऑफ RCT 8 में है और PNF ऑफ रेंट कंट्रोलर 9, इस तरह से कुछ भी अपना बना के याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट क्लॉज इज द रेंट कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच पावर्स, परफॉर्म सच फंक्शंस, डिस्चार्ज सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसको स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देखते हैं रिकनसाइलिंग, क्या फंक्शन होते हैं इनके, रिकनसाइलिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो रेंट कंट्रोलर का काम क्या है, क्यों रेंट कंट्रोलर को अपॉइंट किया गया, क्यों बनाई गई ये बॉडी, लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या है, सिक्योरिंग द राइट्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स एज अवेलेबल टू देम अंडर दिस एक्ट। तो देखिए सीधी सी बात है, जो भी राइट्स अवेलेबल हैं किसको, लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों को, उनको सिक्योर करना, ये काम है रेंट कंट्रोलर का, कि भाई इन दोनों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहें, ये देखने का काम है किसका, रेंट कंट्रोलर का। एनफोर्सिंग द ऑब्लिगेशंस, अब दोनों के ऊपर ऑब्लिगेशंस भी तो हैं, ऑब्लिगेशंस ये लोग अपनी फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, कौन कौन, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कौन देखेगा, आपका रेंट कंट्रोलर। इस तरह से याद रखेंगे तो देखिए एज अ स्टोरी आपको याद रह जाएगा, इसमें ज़रूरत नहीं एकदम रट्टा मारने के, साथ कुछ भी नहीं है। अब देखिए सबसेक्शन 2, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द रेंट कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन 6 months, 6 महीने के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चलती है वो हमें ख़त्म कर लेनी है। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना है कब ख़त्म करना है, 6 महीने के अंदर। कब से वो 6 महीना काउंट होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट इन रिस्पॉन्स टू द समन्स इशूड फॉर हिज अपीयरेंस इन द केस, और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पॉन्डेंट इज सेट एक्स पार्टे। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, बहुत हाई चांसेस है। पहला तो 6 months का टाइम पीरियड, और दूसरा वो कब से काउंट होगा, तो इसमें 2 कंडीशंस है। पहला है फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पॉन्डेंट, जब उसको समन भेजा गया और उसके बाद वो फर्स्ट टाइम अपीयर हुआ तब से, या फिर और फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिस्पॉन्डेंट इज सेट एक्स पार्टे, या फिर उस दिन जिस दिन से रिस्पॉन्डेंट को एक्स पार्टे सेट कर दिया गया, यानी डिग्री हो गई थी, रिस्पॉन्डेंट को बोल दिया एक्स पार्टे की डिग्री पास हो गई थी, उस डेट से फिर 6 महीने के अंदर इस केस को क्या करना है, कंक्लूड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कॉमन था RC एंड RCT दोनों में, मैंने आपको बताया था। किस चीज़ की बात करते हैं, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, पहली चीज़ तो ये कि जो भी रेंट कंट्रोलर हैं एंड RCT, दे आर नाउ नॉट बाउंड बाय द CPC, ये CPC से बाउंड नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए मतलब एक अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, ताकि जो सिविल मैटर्स हैं वो अपना कोर्ट में चलें,
सीपीसी से जो डील करते हैं, और रेंट कंट्रोल एक्ट अलग से बनाया गया और अलग एक बॉडी बनाई गई ताकि रेंट, स्पेशली रेंट रिलेटेड मैटर्स जो हैं वो कहाँ पे हैं, यहाँ ट्रिब्यूनल्स में। और इसीलिए इनकी पावर भी देखिए, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की पावर एकदम हाई कोर्ट की जितनी पावर होती है उतनी दी गई है ना। तो ये किससे गवर्न होंगे फिर, सीपीसी से गवर्न नहीं होंगे, तो ये गवर्न होंगे बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये भी ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि सीपीसी से गवर्न नहीं होते। ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीपीसी से गवर्न होते हैं कि नहीं होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्या है, पावर टू ट्राइंग अ सूट और एन अपील इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स। ये जो मैटर्स अब यहाँ पे दिए हैं, इसमें इनके पास पावर होती है कि वो अगर सूट इंस्टीट्यूट हुआ है तो उसे ट्राई कर सकते हैं, या अपील आई है तो उसे वो देख सकते हैं। अब इन दोनों का ही यहाँ पे है, रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का, ठीक है। बेसिकली देखिए, ये मेंस वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ये मतलब पीटी के लिए इतना नहीं है ज़रूरी, बट मार्जिनल नोट इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सीपीसी से गवर्न होता है कि नहीं। हम जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे जो भी जो हेड्स दिए हुए हैं। समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ये पावर है समन करने का, अटेंडेंस नोट डाउन करने का, और एग्जामिन कर सकते हैं उनको ओथ पे। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू करना, अपने डिसीजन को खुद रिव्यू करने की पावर है। इशूइंग कमीशन, तो यानी ये आरसीटी के पास पावर है ना कि वो अपनी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी यही पावर होती है, अपने डिसीजंस को रिव्यू कर ले खुद से। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट्स, कमीशन इशू कर सकते हैं। डिसमिसिंग पिटिशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टे, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ है, ठीक है, या कोई भी कंटिजेंसी है तो आप पिटिशन को डिसमिस कर सकते हैं, सूट को डिसाइड कर सकते हैं एक्स पार्टी, यानी एक पार्टी के फेवर में उसे आप डिसाइड कर सकते हैं। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी पिटिशन फॉर डिफ़ॉल्ट और एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी, अगर एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है तो उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि एक्स पार्टी करने भर की पावर है, इसको सेट असाइड करने की भी पावर है। ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन द रिकॉर्ड, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ऑफ द लैंडलॉर्ड और टेनेंट, उनको रिकॉर्ड पे आप बुला सकते हैं। एनी अदर मैटर एज में भी, या फिर और कोई अगर मैटर हो तो। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट यानी कि नहीं है, इससे भी ज़्यादा कंडीशंस इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, आरसीटी शैल नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट विदाउट रिटन एप्लीकेशन एंड रिकॉर्डिंग द रीजंस देयरफॉर इन राइटिंग। जो आरसीटी है वो एडजर्नमेंट नहीं ग्रांट करेगा, अगर वो एडजर्नमेंट ग्रांट करता है तो उसको रिटन में देना पड़ेगा कि हम क्यों एडजर्नमेंट ग्रांट कर रहे हैं, और रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि जो टेनेंसी का अग्रीमेंट है वो भी रिटन फॉर्मेट में ही होगा। 107 टीपीए को ये ओवरराइड करता है, नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है, ठीक है। सेम उसी तरीके से कौन सा सेक्शन था, सेक्शन नंबर 4, टेनेंसी अग्रीमेंट। सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, एनी प्रोसीडिंग बिफोर आरसीटी और रेंट कंट्रोलर शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। जो भी प्रोसीडिंग चलेगी इन फ्रंट ऑफ आरसी या फिर आरसीटी, इसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कंसिडर करेंगे विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 228 सीआरपीसी, और इनको हम एज डीम्ड मतलब कंसिडर करेंगे एज अ सिविल कोड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 195 सीआरपीसी। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब कुछ MCQs हैं यहाँ पे, सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो सेक्शंस बच रहे हैं, सेक्शन 11, 12, 13, 14 बस ख़त्म हो जाएगा। और शेड्यूल भी मैं आपको अच्छे से एक बार फिर से, मतलब शेड्यूल क्या है ना कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसके एक एक पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगी कि क्या क्या गिवन है इन द शेड्यूल। अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट वॉज एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012, एक्ट नंबर 20 ऑफ 2011, 19 ऑफ 2011। तो इसमें देखिए एक चीज़ ध्यान रखें, ये जो एक्ट था ये 2012 का है, एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012, ठीक है ना। 2011 से कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे मतलब आरसी रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 दिया हुआ है तो ये एक्ट 19 ऑफ 2011 होगा, नहीं, ये एक्ट 19 ऑफ 2012 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इज़ एन एक्ट टू provide for adjudication of matters relating to rent by a tribunal, promote leasing of accommodation by balancing the interest of landlords and tenants, amend the laws relating to land revenue, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या, बोथ A and B, हाँ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही है। प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन तो करता ही है, अभी हमने देखा ना, आरसीटी एडजुडिकेट करेगा सेम एज द हाई कोर्ट, और दूसरा प्रोमोट लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो अभी हमने स्टार्टिंग में पर्पस भी देखा था, तो आपका करेक्ट आंसर देखिए दोनों ही हो जाएगा यहाँ पे।
उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कंसिस्ट ऑफ कितने सेक्शंस हैं, तो 14 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट देखते हैं द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट इनिशियली एक्सटेंडेड टू द, इनिशियली इसका एक्सटेंशन कहाँ कहाँ तक था, ठीक है, तो होल ऑफ छत्तीसगढ़ पे था। म्यूनिसिपल एरियाज कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट, म्यूनिसिपल एरियाज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। म्यूनिसिपल एरियाज कंप्राइजिंग द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द स्टेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स थे स्टेट पे वहाँ ये मतलब एक्सटेंशन था इस एक्ट का। नेक्स्ट देखते हैं अकोमोडेशन अंडर सेक्शन 2(1) ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट डज नॉट इंक्लूड। जब आ जाता है डज नॉट इंक्लूड ना, तो उसमें बस एक ही चीज़ है, जो भी लैंड यूज़ होती है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, उसमें ये अकोमोडेशन मतलब इंक्लूडेड नहीं है। तो ओपन स्पेस होता है, फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, वो फैसिलिटी एंड एमिनिटीज़ जो कि अग्रीमेंट का पार्ट एज अ पार्ट ऑफ अग्रीमेंट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, उस पर भी अकोमोडेशन की डेफिनेशन में है। ग्राउंड्स भी है। लैंड यूज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पज़ ये नहीं है इन द डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन हु इज़ अ टेनेंट, ये भी कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर कोई पर्सन है जो टेनेंट है और उसकी डेथ हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऑफ अकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ टेनेंट। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम कह सकते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट से, कल मैंने आपको बताई थी ये चीज़। तो अगर इसमें डेथ हो जाती है तो इसमें कौन है जिसको हम नहीं कंसिडर करेंगे एज अ टेनेंट, तो सर्वाइविंग स्पाउस ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद द डिसीज्ड इन सच, तो स्पाउस यानी जो उसकी बीवी या उसका जो हस्बैंड था वो तो मतलब दे वर द टेनेंट, उन्हीं को कहा गया था कि वो एक सब अग्रीमेंट बनाएंगे और उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ टेनेंट, ठीक है। सर्वाइविंग डॉटर ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद द डिसीज्ड, ये भी है। सर्वाइविंग फादर ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विद द डिसीज्ड, ये भी है। सर्वाइविंग सन नॉट लिविंग विद द डिसीज्ड, तो यहीं पे अगर ये लिविंग होता तो मतलब इंक्लूड हो जाता, लेकिन नॉट लिविंग विद द डिसीज्ड है, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ टेनेंट इज नोन एज सोशल न्यूसेंस व्हेन ही कमिट्स, कब ऐसा होता है कि आपको लगे कि ये सोशल न्यूसेंस कमिट कर रहा है, सोशल न्यूसेंस मतलब फैला रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें जो भी सिचुएशन है जैसे वाइफ बैशिंग या फिर प्रोस्टिट्यूशन या फिर लिटरिंग ऑफ गार्बेज, तो ये सारी कंडीशंस ऐसी हैं जब आपको ये आप कह सकते हैं कि सोशल न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। बाकी अभी मैं जब आपको शेड्यूल बताऊंगी ना, तो उसमें पूरी कैटेगरी दी हुई है सोशल न्यूसेंस की, तो वहाँ पे हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपका लास्ट वीडियो होगा ऑफ द छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। उसके बाद ये आपका ख़त्म हो जाएगा, जिसमें हम देखेंगे सेक्शन 11, 12, 13 और 14। 13 तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बट उसमें फिर से बता दूँगी, और ये जो चारों शेड्यूल्स है वो देख लेंगे, और उसके साथ साथ कुछ MCQs भी कर लेंगे, तो आपका छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट अब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं, और वीडियो कैसा लग रहा है आप ये भी बता सकते हैं, काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है हमारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।